वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे महासंग्राम रिवीजन क्लास 2023 एजुकेशन का, खास करके फर्स्ट पेपर और बीए तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि बीए पार्ट 3, बीए थर्ड ईयर, जो भी आप समझ सकें। तो बीए थर्ड ईयर में अगर आप हैं या बीए पार्ट 3 में हैं या फिर बीए तृतीय वर्ष में है, बात एक ही है, तीनों का मतलब एक ही है। तो अगर आप इसमें हैं और आपने शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन विषय वस्तु ले रखी है, तो आपको बता दूं कि 3 पेपर तो आपके होते ही हैं, लेकिन तीसरा जो पेपर होता है उसमें भी 3 खंड होते हैं। तो उसमें से जो पहला आपका पेपर है, खास करके शैक्षिक प्रशासन के नाम से है, तो उसके बारे में हम आज के वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। पेपर 3 का जो फर्स्ट वाला पोर्शन है, खंड आ, ठीक है, शैक्षिक प्रशासन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर आपके एग्जामिनेशन फॉर्म में आपने शैक्षिक प्रशासन वाला कॉलम चूज किया है, बीए तृतीय वर्ष में है, शिक्षा शास्त्र आपको पढ़ना है तृतीय पेपर, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो आप एक बार अपना सिलेबस ज़रूर देख लीजिएगा, या सिलेबस की आप बात ही छोड़ दो, आप एक बार देख लीजिएगा कि आपके एग्जामिनेशन फॉर्म जो आपने भरा था उसमें शैक्षिक प्रशासन है या फिर कुछ और है। तो मैं तीनों का, हालांकि जो भी होगा मैं सभी का डालूंगा, तो आप आसानी से देख पाएंगे। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे, यानी शैक्षिक प्रशासन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर को देखने का प्रयास करेंगे। आइए हम कुछ प्रश्नों को, छोटे बड़े तमाम प्रकार के प्रश्न इसमें हमने रखे हैं, तो उन सभी को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं हमारे साथ, जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और आप आसानी से पढ़ते रहें। ठीक है, चलें, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यूजीसी का पूरा नाम क्या है? यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। यूजीसी का फुल फॉर्म है भाई, यू मतलब होता है यूनिवर्सिटी, जी माने ग्रांट्स और सी माने कमीशन। ठीक है, यानी कि यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय, ग्रांट्स माने होता है अनुदान और कमीशन माने होता है आयोग। तो यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, हिंदी में बोलते हैं इसको। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आप सभी को पता है क्या करता है भाई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो होता है, ये जो आप विश्वविद्यालय परीक्षा नहीं, जो कॉलेज होते हैं, विश्वविद्यालय होते हैं, इनको लेकर के जो प्रशासन होता है खास करके, वो यूजीसी के द्वारा ही आप देखते हैं कि कोई नोटिस वगैरह जारी करनी होती है, तो यूजीसी अधिकतर प्रशासनिक मामलों में खास करके हस्तक्षेप करती है। हस्तक्षेप क्या करती है? उसी के अंडर में होता है, यूजीसी के अंडर में। केंद्र सरकार की एक स्वायत्त संस्था होती है यूजीसी, ठीक है। और विश्वविद्यालय शिक्षा के उन्नयन और समायोजन और उसके शिक्षण कैसा होगा, विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण कैसा या परीक्षण, शोध, इन सभी के मापदंडों को सुनिश्चित कौन करता है? यूजीसी ही करता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और ख़ास करके आप देखते हैं यूजीसी में कितने सदस्य होते हैं, तो कुल मिलाकर के 9 सदस्य होते हैं। इनमें से अध्यक्ष को मिलाकर के 9 सदस्य होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और भारत सरकार जो होती है, इन सदस्यों की नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसमें एक तो अध्यक्ष होते हैं 9 सदस्यों में से, और खास करके दूसरे नंबर पर कौन होते हैं? 3 कुलपति होते हैं अलग अलग विश्वविद्यालयों के इसके सदस्यों में। इसके अलावा जो है 2 केंद्रीय सरकार के अधिकारी जो होते हैं, वह भी यूजीसी के सदस्य होते हैं। इसके अलावा और जितने भी आपके नहीं कि 3, 2, 5 और 1 6 सदस्य हो गए, बाकी 3 सदस्य जो बच रहे हैं, ये शिक्षा शास्त्र में जो बढ़िया विद्वान होते हैं यानी शिक्षाविद होते हैं, वो शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से 9 सदस्यों की एक प्रकार से कमीशन है, ये एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी जो है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और इसका उद्देश्य ये बनाने, जब यूजीसी का गठन किया गया था, तो इसका उद्देश्य ये था कि भाई विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान निश्चित किया जा सकेगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय को अनुदान प्रदान करने के लिए, ठीक है, और विश्वविद्यालय खास करके भारतीय विश्वविद्यालयों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए यूजीसी को बनाया गया था। और विश्वविद्यालय से संबंधित जो महाविद्यालय हैं, उनका निरीक्षण सही तरीके से हो सके, इसको एक प्रकार से भी ध्यान में रख करके यूजीसी का गठन किया गया था। इसके अलावा यूजीसी का तमाम सारा कार्य भी है, और ख़ास करके जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, ये विश्वविद्यालय को कितने धन की आवश्यकता है ये तय करता है। इसके अलावा यह आयोग अपने कोष से धन वितरित करता है और सरकार संबंधित विश्वविद्यालयों
के लिए आवश्यक सहयोग हेतु अनुशंसाकर्ता ने जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं उनके लिए एक प्रकार से रुपए पैसे की व्यवस्था कितना देना है, इन सभी चीज़ों की जो है जानकारी, मतलब इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखता है और इन सभी चीज़ों को करता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है ये केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए विकास अनुदान भी देता है। इसके अलावा जो यूजीसी होता है ये खास करके सरकार को नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में परामर्श भी देता है कि भाई ये विश्वविद्यालय की आवश्यकता है, तमाम प्रकार की जानकारी देता है। और ख़ास करके यह आयोग विश्वविद्यालयों के विस्तार के संबंध में सरकार को परामर्श तो देता ही है, इसके अलावा विश्वविद्यालयों से तथा सरकार से सूचनाएं एकत्र करके प्रकाशित करवाने का काम भी यूजीसी के द्वारा ही होता है। इसके अलावा 3 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन में होने वाले व्यय की पूर्ति करता है और इस अनुदान को अपने संचित कोष से सीधे ही प्रदान करता है यूजीसी। तो कुल मिलाकर के आयोग शिक्षकों के जो है वेतन इन सभी को निर्धारित करता है, भाई कितने लोगों को रखना है, कितने पैसे मतलब देने हैं प्रोफेसर्स वगैरह को, ये सब निश्चित कौन करता है, यूजीसी के अंतर्गत होता है। शिक्षक और छात्र कल्याण के लिए अनुदान प्रदान करना ये भी काम होता है। छात्रों को छात्रवृत्ति देने का काम यूजीसी के द्वारा ही होता है। शोध प्रबंधों का प्रकाशन करवाना ये भी यूजीसी ही करता है। इसके अलावा भवन निर्माण हुआ यूनिवर्सिटी में, छात्रावास यानी हॉस्टल बनवाना हुआ, तो इन सभी के लिए जो पैसा रुपया आता है वो यूजीसी से ही आता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, समझ में आ गई? तो ये यूजीसी के बारे में कुछ मैंने आपको बातें बता दी। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, दूसरा नंबर प्रश्न है MHRD। MHRD का पूरा नाम क्या है? इसको हिंदी में मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहते हैं। ठीक है, तो खास करके इसको क्या बोलते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, MHRD को, MHRD की जो स्थापना हुई थी खास करके ये 26 सितंबर 1985 को एक नए मंत्रालय के द्वारा एक प्रकार से इसका सृजन किया गया था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। और इसके 5 विभाग थे उस समय। मानव विकास जो संसाधन विकास मंत्रालय इसमें 5 विभाग थे शुरुआत में। पहला विभाग था शिक्षा विभाग, इसी में शामिल था। इसके अलावा संस्कृति विभाग, इसके अलावा कला विभाग इसी के अंतर्गत आता है। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ये भी इसी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि एक और आता है इसके अंतर्गत, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड केयर। ये सब खास करके मानव विकास मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। और शिक्षा विभाग मानव विकास मंत्रालय का एक निर्माणक अंग भी है। अब तो सबको एक में कर दिया गया, नई शिक्षा नीति आई तब। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो MHRD जो है खास करके ये होता है, इसका पूरा नाम क्या है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे भाई? तो इसको बोलेंगे, M से बनेगा आपका मिनिस्ट्री, S से बनेगा ह्यूमन, R से बनेगा रिसोर्स और D से बनेगा डेवलपमेंट। यानी इसको अंग्रेजी में अगर बोलना होगा तो आप बोलेंगे जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, ये अंग्रेजी में इसको बोलेंगे। हिंदी में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव को अंग्रेजी में ह्यूमन, संसाधन को रिसोर्स, विकास को डेवलपमेंट, मंत्रालय को मिनिस्ट्री। ठीक है, समझ में आ गई बातें? तो ये इसका पूरा नाम है, ये थोड़ा सा लिख लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका, डायट। डायट का पूरा नाम क्या है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। डायट का पूरा नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपसे पूछ लिया गया, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। डायट का पूरा नाम क्या है, बताइए भाई। डायट का पूरा नाम क्या है? डायट का पूरा नाम है भाई जो है जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, क्या नाम है पूरा भाई? जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, ये डायट का पूरा नाम है। क्लियर हो गई बातें? तो ये एक प्रकार से इसका फुल फॉर्म था डायट का, ये भी आपके समझ में आ गई होगी बातें। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। समझ में आ रही चीज़ें ना? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। एक बार अगर इसको आप गूगल पर करेंगे तो आपको सारी जानकारी इसके बारे में मिल जाएगी। हालांकि इसके बारे में चर्चा करूंगा आपके समक्ष। ठीक है,
तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है NCERT का पूरा नाम क्या है? NCERT का तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जो है इसका पूरा नाम है। किसका भाई? तो ये NCERT का पूरा नाम क्या है? NCERT बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रकार से NCERT की किताबें भी आपको पता होगा। और NCERT खास करके शिक्षा मंत्रालय ने 1961 ईस्वी में एक संगठन किया और नई दिल्ली में इसकी स्थापना करी थी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की, खास करके जिसको NCERT कहते हैं। और इसमें सदस्यता की बात की जाए तो भारत सरकार का शिक्षा परामर्शदाता होता है इसमें। इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति जो होते हैं वो भी NCERT के सदस्य होते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो चेयरमैन होता है वह भी NCERT का सदस्य होता है। प्रत्येक राज्य का एक एक व्यक्ति जो होता है वो खास करके NCERT का सदस्य होता है। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा 12 सदस्य जो है मनोनीत जो होते हैं वह भी इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो NCERT ये होती है। NCERT के बारे में कई सारे इसके कार्य हैं। अभी आगे चल करके कुछ प्रश्नों को मैंने रखा तो उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, पांचवा प्रश्न आप देखिएगा। पांचवा प्रश्न, शैक्षिक प्रशासन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। शैक्षिक प्रशासन की विशेषताएं। ठीक है, पहली विशेषता शैक्षिक प्रशासन की क्या भाई? शिक्षा में प्रशासन। प्रशासन समझ रहे हैं, प्रशासन। ठीक है, यानी कि नियम कायदा बनाना है, बताना भाई कैसे कैसे शिक्षा आगे बढ़ेगी, कैसे उसकी क्वालिटी में बढ़ोतरी हो पाएगी। ठीक है, कैसे चीज़ें होंगी। तो इस शिक्षा के गुणवत्ता में वृद्धि को ध्यान में रख करके खाली मतलब कि ये शैक्षिक प्रशासन होता है, उसी को शैक्षिक प्रशासन कहते हैं कि शिक्षा को विधिवत तरीके से चलाना, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहना। तो शैक्षिक प्रशासन की विशेषता, पहली विशेषता है कि शैक्षिक प्रशासन लाभ न कमाने वाला प्रतिष्ठान है। क्या है भाई? शैक्षिक प्रशासन लाभ न कमाने वाला प्रतिष्ठान है। यह प्रमुखतः लोक कल्याण या समाज सेवा के लिए बनाया गया। शैक्षिक प्रशासन का पहली उद्देश्य और पहली विशेषता ये होती है कि ये लाभ नहीं कमाता है। ठीक है, ये लोक कल्याण करता है, ये पब्लिक वेलफेयर करता है। ठीक है, लोक कल्याण करता है, समाज सेवा करता है। ठीक है, सोशल सर्विस की ओर ज़्यादा ध्यान देता है, कमाने पर ध्यान नहीं देता फोकस। तो शैक्षिक प्रशासन की पहली विशेषता। दूसरी विशेषता शैक्षिक प्रशासन की होती है कि शैक्षिक प्रशासन का घनिष्ठ रूप से संबंध मानव जीवन से होता है, समाज परिवर्तन से भी होता है और राष्ट्रीय विकास से होता है। यानी कि शैक्षिक प्रशासन के द्वारा मनुष्य का जीवन एक प्रकार से कल्याणकारी बनता है, सामाजिक परिवर्तन भी होता है जो कि ज़रूरी होता है, और राष्ट्रीय विकास भी होता है। राष्ट्रीय विकास होना परम आवश्यक है। तो ये सब कहीं ना कहीं पे शैक्षिक प्रशासन से संबंधित है और शैक्षिक प्रशासन के द्वारा संपन्न भी होते हैं क्रियाएं। आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता शैक्षिक प्रशासन की क्या है भाई? देखेंगे सभी लोग। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ओके, चले आगे देखते हैं और भी पॉइंट्स को जानने का प्रयास करते हैं। तीसरी विशेषता है शैक्षिक प्रशासन की कि शिक्षा समाज सुधार तथा उत्कर्ष का प्रमुख साधन भी है। और जब शिक्षा में प्रशासनिक मामला सही तरीके से अपना काम करेगा तो समाज सुधार भी अच्छे तरीके से हो पाएगा, और ख़ास करके शिक्षा क्या करेगी? समाज का उत्कर्ष भी करेगी, समाज एक अलग लेवल पर आगे बढ़ पाएगा। तो कहीं ना कहीं पे इसके साधन के रूप में भी शैक्षिक प्रशासन की अहम भूमिका होती है। तो ये भी एक विशेषता है। चौथी विशेषता शैक्षिक प्रशासन की यह है कि शिक्षा प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लोगों की भलाई करना होता है। सबसे बड़ी विशेषता लोगों की भलाई करना। तो ये शैक्षिक प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता और सबसे ज़बरदस्त काम यही है कि भाई लोगों की भलाई के लिए काम करता है। इसके अलावा पांचवी विशेषता यह है कि शिक्षा संस्थानों या शिक्षा जो संस्थाएं होती हैं उनकी उपलब्धि संख्यात्मक ना होकर के गुणात्मक होती है। यह भी शैक्षिक समस्या मतलब कि शैक्षिक जो खास करके शैक्षिक क्या है प्रशासन है उसकी विशेषता है कि शिक्षा संस्थाएं जो होती हैं उसकी उपलब्धि संख्यात्मक नहीं होती कि भाई गिने चुने कि नाम गिनने के लिए केवल शैक्षिक मतलब ये रखा गया शैक्षिक संस्थाएं हैं ना, उसकी गुणवत्ता एक प्रकार से गुणात्मक बढ़ोतरी खास करके उसकी ओर इंडिकेट करती है। ठीक है, तो ये चीज़ समझें। तो ये इतनी विशेषताएं अगर आप ध्यान में रखेंगे शैक्षिक प्रशासन की तो आप आसानी से अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने बताया। अगला प्रश्न आपका आ चुका है सहायता अनुदान प्रणाली। सहायता अनुदान प्रणाली के बारे में आप क्या जानते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो सहायता अनुदान प्रणाली की बात की जाए तो भारत में सहायता अनुदान पद्धति की 2 प्रणालियाँ हैं। ठीक है, कितनी प्रणालियाँ भाई?
दो प्रणालियां हैं सहायता अनुदान की, ठीक है। पहला है आवर्तक अनुदान। आवर्तक अनुदान के अंतर्गत आप देखते हैं कर्मचारियों के वेतन का निश्चित भाग आता है। प्रोविडेंट फंड होता है जो, वो भी आवर्तक अनुदान के अंतर्गत होता है। वार्षिक वृद्धि भी आवर्तक अनुदान के अंतर्गत ही होती है। तो ये अनुदान पद्धति की पहली प्रणाली आवर्तक अनुदान के अंतर्गत ही वार्षिक वृद्धि हो गई, भवन मरम्मत का काम हो गया और उसकी साज सज्जा यानी कि उसके डेकोरेशन वगैरह, प्रयोगशाला के तमाम सारे उपकरण खरीदना हुआ तो ये सब, छात्रावास बनवाना हुआ, कार्यालय संबंधी जो व्यय होते हैं ये सब आवर्तक अनुदान होते हैं। भारत में खास करके अनुदान पद्धति में दो प्रणालियां होती हैं। पहली तो आवर्तक अनुदान जिसमें वार्षिक वृद्धि, प्रोविडेंट फंड, एक इसके अलावा वेतन का निश्चित भाग, भवन का निर्माण करना हुआ, मरम्मत करना हुआ, उसकी साज सज्जा करनी हुई, छात्रावास बनवाना हुआ, कार्यालय संबंधी व्यय, ये सब आवर्तक अनुदान के अंतर्गत आते हैं। दूसरा होता है आपका अनावर्तक अनुदान। अनावर्तक अनुदान के अंतर्गत भवन के निर्माण हेतु खास करके फर्नीचर, पुस्तकालय, वैज्ञानिक उपकरण, खेल का सामान, टाइपराइटर, बस, इन सभी के खरीदने और छात्रावास एवं प्रयोगशालाओं के निर्माण संबंधी कार्य आते हैं। अच्छा, उसमें खास करके आप देखते हैं छात्रावास और कार्यालय संबंधी जो व्यय होते हैं वो खास करके रखे जाते हैं। निर्माण संबंधी कार्य उसमें नहीं होता है। आवर्तक अनुदान में निर्माण वाला कार्य नहीं होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। जबकि अनावर्तक में क्या होता है, निर्माण संबंधी कार्य ज़्यादा होते हैं। क्लियर, ये बात समझ में आ गई आपके। वैसे सहायक अनुदान के कई सारे नियम होते हैं। अनुदान चाहने वाली जो संस्था होती है उसको एक स्वीकार पंजीकृत प्रबंध समिति का होना आवश्यक है, जो संस्था के आय व्यय संबंधों को जो है एक प्रकार से उसके कार्यों को चलाने का काम करे। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। आवर्तक अनुदान भी संस्था के स्वीकार व्यय पर खर्च करना चाहिए, ठीक है। कई प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो ये एक प्रकार से जो अनुदान आता है विभिन्न ट्रस्ट वगैरह से, ये सब है, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखते हैं, 7वां प्रश्न है। और अनुदान आप देखते हैं यूजीसी मतलब कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, ये जो है एक प्रकार से अनुदान ही तो देता है विश्वविद्यालयों को, ठीक है। तो ये उसी के तहत आता है जो मैंने अभी बताया। अगला प्रश्न आपका, शैक्षिक प्रशासन का आशय स्पष्ट कीजिए। शैक्षिक प्रशासन से क्या तात्पर्य है, शैक्षिक प्रशासन क्या होता है, किसे कहते हैं शैक्षिक प्रशासन, ठीक है। तो शैक्षिक प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो मोर्ट और रॉस महोदय की बड़ी ज़बरदस्त परिभाषा है। वो कहते हैं कि छात्रों के विकास को निर्धारित उद्देश्यों की ओर मोड़ना, अध्यापकों को साधन के रूप में प्रयुक्त करना तथा संबंधित जन समुदाय को उद्देश्यों तथा उनकी प्राप्ति के साधनों की ओर क्या करना, प्रेरित करना, ये सब क्या होता है शैक्षिक प्रशासन के अर्थ के अंतर्गत आते हैं। जबकि आप देखेंगे जेबी सीयर्स की बड़ी ज़बरदस्त परिभाषा है शैक्षिक प्रशासन की। वह कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन का आशय सरकार शब्द से है, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन का मतलब सीधा सा सरकार से है, ठीक है, जिसका निकटतम संबंध जो होता है विशेष संदर्भ में होता है, जैसे कि अधीक्षण हो गया, पर्यवेक्षण हो गया, योजना बनाना हुआ, त्रुटि निर्देशन, संगठन नियंत्रण, समायोजन, नियम बनाना। तो ये सब खास करके प्रशासन के द्वारा ही होता है, प्रशासनिक मामला ही है। कोई नियम बनाना है, कोई संगठन का निर्माण करता है, नियंत्रण करना है किसी पर, समायोजन करना है, पर्यवेक्षण करना है, कोई योजना बनानी है, कोई त्रुटि हो गई तो उसके संबंधित कार्य। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें जो हैं ये सब प्रशासन के अंग हैं। और प्रशासन का सीधा सा मतलब सरकार, यानी कि एक प्रकार जिस प्रकार से सरकार क्या करती है, जैसे मान लेते एक थाना है या एक प्रकार से प्रशासनिक भवन, ऑफिस जिसको आप कहते हैं। आपने स्कूल में देखेंगे एक प्रशासनिक भवन होता है। तो प्रशासन कौन करता है आपके स्कूल में, प्रिंसिपल करता है, ठीक है। प्रिंसिपल जो होता है वो प्रशासन करता है। प्रशासन मतलब क्या कि वो नियम बताता है कि भाई सुबह प्रार्थना कितने बजे होगी, कौन सा टीचर किस क्लास में पढ़ाएगा, कितने घंटे का पीरियड होगा, ठीक है। ये सब कौन निर्धारित करता है, प्रिंसिपल करता है। कौन सा टीचर किस घंटे में कहाँ पर पढ़ाएगा, तो ये सब प्रशासनिक चीज़ें ही होती हैं, ठीक है, क्लियर। तो शैक्षिक प्रशासन से हमारा आशय चरम कुशलता से किसी संगठन अथवा संस्था का प्रबंधन है, जिसका संगठित उद्देश्य उन व्यक्तियों की शिक्षा से संबंधित है जो संगठन बना रहे हैं, ठीक है। शैक्षिक प्रशासन एक समुदाय, राज्य अथवा राष्ट्र में होता है। वह उस समय और वहाँ होता है जो एक शैक्षिक प्रयास संबंधी संरचना होती है। वह समूह इसमें सम्मिलित होता है जो उस संरचना से किसी बिंदु पर संपर्क में आते हैं। समुदाय के सदस्य, सरकारी कर्मचारी, अभिभावक, शिक्षक, शिक्षार्थी स्वयं ही इसके साथ निकट रूप से संबंधित होते हैं। शिक्षा संबंधी संगठन का रूप प्रदान किया जा सकता है और इस रूप के आधार पर ही प्रशासन जनतंत्रीय, प्रभुत्व सत्ताधारी
अथवा समाजवादी कहा जा सकता है। यानी शैक्षिक प्रशासन मुख्य रूप से जनता की सेवा के लिए होता है। समाजवाद को ध्यान में रख करके शैक्षिक प्रशासन की एक प्रकार से क्रियाविधि आगे बढ़ती है। ठीक है, तो शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता भी है और इसका महत्व भी है। खास करके आप देखते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो शिक्षा की परम आवश्यकता है, उसमें शैक्षिक प्रशासन की तो भाई बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो खास करके आप देखते हैं शैक्षिक प्रशासन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज भी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका आ चुका है, बढ़िया प्रश्न है। 8वां क्वेश्चन से आप देखेंगे सभी लोग, संस्थागत प्रशासन से आप क्या समझते हैं। बढ़िया प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या प्रश्न है भाई? प्रश्न है कि संस्थागत प्रशासन से आप क्या समझते हैं। तो छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय में प्रधानाचार्य के द्वारा अपने शैक्षिक और अशैक्षिक क्रमिकों की सहायता से, किसके सहायता से? संस्थागत प्रशासन, संस्था, किसी संस्था के द्वारा जब कोई प्रशासन किया जाता है तो संस्थागत प्रशासन होता है। तो छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए, छात्रों के चौमुखी विकास के लिए विद्यालय में प्रधानाचार्य के द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा, मैंने शुरुआत में आपको बताया, तो प्रिंसिपल के द्वारा अपने शैक्षिक और अशैक्षिक कार्मिकों की सहायता से विभिन्न शैक्षिक क्रियाओं का संचालन करने के लिए संस्था मतलब करना संस्थागत प्रशासन कहलाता है। जैसे ऑफिस में एक प्रकार से आप देखते प्रिंसिपल ये कौन सी घंटी में कौन पढ़ाएगा, ये सब बताया मैंने, तो यही आपका संस्थागत प्रशासन है। ठीक है, संस्थागत प्रशासन का केंद्र बिंदु प्रधानाचार्य होता है। यदि वह अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वाह सही ढंग से करता है तो निश्चय ही वह न केवल अपने छात्रों के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का समुचित विकास करने में सफल होगा, बल्कि उन्हें होनहार भावी नागरिक बना करके समूचे राष्ट्र का कल्याण करने में महत्वपूर्ण योगदान देने में सफल होगा। अगर एक प्रशासक अच्छे तरीके से अपने कार्यों का संचालन करे, किसी भी क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, तो उससे राष्ट्र का भला निश्चित बात है कि होना एकदम से तय है। लेकिन क्या होता है कि यही अधिकारी लोग ही जो एक प्रकार से बड़े स्तर पर बैठते, यही जब करप्ट हो जाते हैं, एक प्रकार से भ्रष्ट हो जाते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाती, फिर पूरा मैटर ही गड़बड़ा जाता है। जैसे कि जब कोई अधिकारी ही एक प्रकार से भ्रष्ट है तो जो निचले जो कर्मचारी होंगे वो बेचारे तो भाई वो तो उनको और कम सैलरी मिलती है, तो जाहिर सी बात है उनको भ्रष्ट होना हो जाएगा। और कोई व्यक्ति उसमें से ईमानदारी भी करना चाहेगा तो जो ऊपर है पूरा, जब कुएं में भांग पड़ी है तो फिर क्या दिक्कत है। यानी कि जब कुएं में भांग पड़ी है तो भाई कुआं का पानी जो जो पिएगा सभी भ्रष्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पे अधिकारी का भ्रष्ट ना होना राष्ट्र निर्माण में सबसे बढ़िया चीज़ है। यानी किसी भी अधिकारी को भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। अगर एक आध कर्मचारी भ्रष्ट होगा तो उसको निकालने का अधिकार अधिकारी के पास होता, तो कर्मचारी अगर हो जाए तो उससे उतना प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर अधिकारी हो जाएगा तब तो पूरा चौपट है समझो। ठीक है, तो ये यहाँ पर तो खास करके प्रशासनिक मामला जो होता है वो क्लियर, वो अच्छा होना चाहिए। शैक्षिक प्रशासन एक व्यापक प्रक्रिया है, मतलब एक बड़े स्तर की प्रक्रिया है, बहुत दूरदृष्टि वाली प्रक्रिया है और एक बहुत खास करके आपके भविष्य के में बहुत दूर तक, इसके अलावा हर क्षेत्र में खास करके आप देखते शैक्षिक प्रशासन का योगदान आपको मिलेगा। ठीक है, जिसके अंतर्गत शिक्षा विभाग के अधिकारियों, शिक्षा परिषद के सदस्यों, विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षकों, कर्मचारियों एवं अभिभावकों के प्रयासों से संबंध स्थापित किया जाता है शैक्षिक प्रशासन से। ठीक है, तो शैक्षिक प्रशासन में तमाम सारे जो है खास करके अवयव आ जाते हैं। अवयव मतलब कि एक प्रकार से पहलू, ये सब पहलू आ जाते हैं। 9वां प्रश्न आप देखेंगे, 9वां नंबर प्रश्न है, विश्वविद्यालय शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। विश्वविद्यालय शिक्षा का क्या अर्थ होता है? विश्वविद्यालय शिक्षा या विश्वविद्यालय शिक्षा, प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आ सकता है, रट लीजिएगा इस प्रश्न को। तो विश्वविद्यालय शिक्षा के अर्थ की बात की जाए तो उच्च शिक्षा या विश्वविद्यालय शिक्षा या विश्वविद्यालय शिक्षा बात एक ही है। तो उच्च शिक्षा या हायर एजुकेशन से आशय एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था से, एक ऐसी शिक्षा से है जो शैक्षिक ढांचे के विविध स्तरों में सर्वाधिक ऊंचे स्तर की शिक्षा होती है। उच्च शिक्षा को विश्वविद्यालय शिक्षा कहा जाता है क्योंकि मनुष्य ने अभी तक जो भी ज्ञान व शिक्षा प्राप्त की है वह विश्व मतलब कि जो अभी तक मनुष्य ने ज्ञान या शिक्षा प्राप्त की है वह विश्व मतलब कि प्रकृति, मानव समाज, ईश्वर
आदि के विषय में नए ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न करना मतलब कि खास करके करता है मनुष्य। और उच्च शिक्षा में मानव जाति ने सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक क्षेत्रों में अभी तक जो प्रगति की है उसके अध्ययन के संग संग विभिन्न प्रकार की संबंधित समस्याओं को भी हल किया जाता है, जिससे मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति व प्रगति कर सकता है। उच्च शिक्षा में शिक्षार्थियों से यह उम्मीद भी की जाती है कि वे बिना पूर्वाग्रहों से अप्रभावित होकर सामाजिक न्याय, सत्य अन्वेषण, समाज सुधार, उच्च मूल्यों के सृजन, राष्ट्रीय चेतना के विकास, जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में नेतृत्व एवं संपूर्ण मानव जाति की प्रगति और विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। यानी कि अगर खास करके आप बीए कर रहे हैं ना, तो बीए भी एक उच्च शिक्षा है, विश्वविद्यालय शिक्षा है। तो मैं आपको बताऊं, जैसे आपके जब प्रश्न आप देंगे तो मतलब कि आप देखते हैं कि जब आपको प्रश्न मिलता है, प्रश्न पत्र मिलता है, तो आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि भाई इस चीज़ से आप क्या समझते हैं। ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि आप क्या समझते हैं, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि भाई भारतीय शैक्षिक प्रशासन की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, उनके समाधान के उपाय बताइए। तो आपसे उपाय जानना चाह रहा है विश्वविद्यालय, ठीक है। विश्वविद्यालयी शिक्षा में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपसे यह उपाय जानना चाह रहा है कौन भाई, विश्वविद्यालय का प्रशासन। ये आपसे जानना चाह रहा है कि आप उस बारे में क्या सोचते हैं, आप किसी समस्या के निदान के बारे में आपकी मानसिक धारणा या आपका टैलेंट क्या कहता है। वो आज के युवाओं से प्रश्न करता है, एक प्रकार से वो जानना चाहता है कि भाई आज के युवा जो है हमारे, वो क्या जानना चाह रहे हैं, मतलब कि एक प्रकार से क्या बता सकते हैं या उनकी क्या भूमिका हो सकती है देश को आगे बढ़ाने में। इसीलिए प्रश्न जब भी बीए में खास करके पूछा था तो आपसे पूछा था कि भाई इससे आप क्या समझते हैं। आप किताबी भाषा लेकर के चले आते हैं या किसी दूसरे की भाषा, तो उससे क्या होता है, एग्जामिनर उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होता जितना आप अपनी विचारधाराओं को लिखते हैं। तो खास करके जब भी आप अपना उत्तर लिखें बीए में, तो आपको ये लिखना है, आपको यह ध्यान देना है कि भाई उस पर आप अपनी विचारधारा भी लिखने का प्रयास करें। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि इससे क्या होता है, मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति और प्रगति कर सकता है। उच्च शिक्षा में शिक्षार्थियों से उम्मीद यह की जाती है, क्या उम्मीद की जाती है कि वे बिना पूर्वाग्रहों, पूर्वाग्रह मतलब क्या होता है, जैसे कोई धारणा है, जैसे मान लेते कोई भी अवधारणा है या कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में या किसी भी दुनिया की चीज़ के बारे में आपने पहले से कोई अवधारणा बना रखी है कि भाई फलाना व्यक्ति ऐसा ही है या फिर फलाने चीज़ ऐसी ही है। आप बचपन में गुजिया खाते हैं या खीर खाते हैं या दही मट्ठा खाते थे, तो एक बार अगर आपने कोई वस्तु खाई, कोई चीज़ आपने खाई, मान लेते गुजिया खाई पहली बार आप, जैसे मैं अपनी हाल बताऊं, मुझे गुजिया पसंद नहीं आती है। क्यों नहीं पसंद आई, क्योंकि पहली बार जब मैंने खाया तो शायद उतनी अच्छी नहीं बनी रही होगी, तो मुझको अच्छी नहीं लगी, ठीक है। तो क्या हुआ कि भाई उसमें क्या हुआ, जब पहली बार मैंने खाई, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो पहली बार जब हमने गुजिया खाई तो मुझे अच्छी नहीं लगी, फिर मेरे मन में यह धारणा बन गई कि भाई गुजिया अच्छी नहीं है या गुजिया मुझको अच्छी नहीं लगती। फिर उसी समय से मैं गुजिया खाना बंद कर दिया और आज तक मैं नहीं खा रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं पे पूर्वाग्रह है मेरी, ठीक है, कि भाई गुजिया ऐसी, लेकिन गुजिया क्या अच्छी नहीं है, बहुत सारे लोग खाते हैं, अच्छी लगती है, दुकान पे मैंने खाई अच्छी लगी, दुकान वाली खाते हैं, घर वाली जब बनती है होली और मतलब पंचमी में तो उसको नहीं खाते हैं, क्योंकि घर की गुजिया में चाशनी वाशनी नहीं लगी रहती है। बाकी जब दुकान पे खाओ तो बड़ी अच्छी लगती है। तो क्या होता है कि तो ये पूर्वाग्रह है कि किसी चीज़ के बारे में मैंने पहले सोच लिया कि भाई आप मेरे बारे में पहले सोच ले कि ये गुरु बाबा ऐसे पढ़ाएगा, ठीक है, ऐसे आप मन पहले सोच लिया कि अभी ये बोर करेगा, पकाएगा, ये बोलेगा ज़्यादा। आपके मन में पहले से अगर धारणा है कोई हमारे प्रति, तो आप उस धारणा को जब त्याग देंगे तो अच्छे तरीके से आप पढ़ पाएंगे। जैसे कि मैं कौन हूँ या आप कौन हैं, इस चीज़ को आप छोड़ करके जब किसी चीज़ को पढ़ेंगे, जैसे आप कोई किताब पढ़ते हैं तो ये मत देखिए कि भाई इसका लेखक कौन है, इसका लेखक हिंदू है या मुसलमान है, इसका लेखक ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है या वैश्य है, ये मत देखिए, उसकी जाति पाति, उसकी विचारधारा को एक प्रकार से मत देखिए, उसके ज्ञान को देखिए, ठीक है। कहा नहीं गया कि एक प्रकार से जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, तो एक प्रकार से वो पूछना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पे जो पूर्वाग्रह है वो खास करके आपको त्यागनी होगी पढ़ाई के लिए। जब भी आप उच्च स्तर की शिक्षा पढ़ते विश्वविद्यालय में, तो पूर्वाग्रह को आपको त्यागना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए आप देखते पूर्वाग्रह पहले से बनी रहती है किसी व्यक्ति की या किसी धर्म के प्रति, तो उस धर्म के प्रति उसके अंदर कट्टरता आ जाती है, तो पूर्वाग्रह को त्यागना पड़ता है। पूर्वाग्रह से अप्रभावित होकर के सामाजिक न्याय,
सत्य अन्वेषण कर, सामाजिक न्याय दिलवाने का काम बच्चे करते हैं आजकल के युवा, ठीक है। सत्य अन्वेषण करते हैं, सत्य की खोज करते हैं, सही चीज़ क्या है, समाज सुधार करते हैं, उच्च मूल्यों का सृजन करते हैं, सामाजिक चेतना का विकास करते हैं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों का नेतृत्व करते हैं, संपूर्ण मानव जाति की प्रगति करते हैं, उसका विकास करते हैं। तो इन सभी में अपना योगदान आज के युवा दे रहे हैं और ये सब किसका परिणाम है? उच्च शिक्षा का परिणाम है। और पूरा का पूरा आपका जो एक प्रकार से प्रोफेसर्स का एक प्रकार से गुत्था है, यानी कि खास करके जो आपके एग्जामिनर हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो भी ये आपसे उम्मीद करते हैं कि भाई ये बच्चा किसी समस्या का निदान कैसे बताएगा, वो आपसे जानना चाह रहे हैं, तो इसको जरूर आप ध्यान देंगे, ठीक है। दूसरे शब्दों में उच्च शिक्षा प्रत्येक प्राणी की तकलीफों को अपने में अंतर्निहित किए रहती है और उच्च शिक्षा इन दुख दर्दों से मुक्त कराने का प्रयत्न करती है। वर्तमान में जो चहुमुखी विकास व उन्नति दिखाई देती है वह उच्च शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकी है, अन्यथा नहीं हो पाती। उच्च शिक्षा के द्वारा शोध प्रबंध लोग करते हैं, लगातार शोध हो रहे हैं, लगातार नई नई टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, नए नए जो है तमाम प्रकार के उपकरणों का विकास हो रहा है। तो ये सब कहीं ना कहीं पे उच्च शिक्षा का ही परिणाम है, जिसके अंतर्गत हम तमाम प्रकार की सुख सुविधाओं को भोगते हैं। अगला प्रश्न, 10वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, उच्च शिक्षा में स्वामित्व व्यवस्था का क्या उद्देश्य है? बताएं भाई, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। उच्च शिक्षा में स्वामित्व व्यवस्था का क्या उद्देश्य है? स्वामित्व मतलब क्या होता है? खुद से, ठीक है। स्वामित्व व्यवस्था, तो सामान्य अर्थों में स्वामित्व व्यवस्था का अर्थ होता है स्वयं अपने से वित्त की व्यवस्था करने से लगाया जाता है। अपने से मतलब कि खुद पैसा दो, वित्त माने पैसा रुपया, और खुद, स्व माने खुद। उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा के विकास के लिए सरकारी कॉलेजों के अतिरिक्त प्राइवेट कॉलेजों को मान्यता दी जाती है, जिससे वे कॉलेज भी सरकारी कॉलेजों की तरह उच्च शिक्षा में सहयोग कर सकें। और इस व्यवस्था के अंतर्गत मुक्त व स्वावित्त कॉलेज अपने वित्त की व्यवस्था अपने कॉलेज के निजी स्रोतों पर करते हैं, और इस व्यवस्था में विश्वविद्यालय इन कॉलेजों को मानक प्रदान कर देता है। एक प्रकार से उसको दे देता है कि क्या भाई, वो दे देता है, क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या बोलते हैं, मानक का मतलब वही होता है कि आपको क्या दे दिया भाई, सर्टिफिकेट, या एक प्रकार से एक मानक मिल गया। जैसे आपको क्या मिल गया, एक वो मिल जाता है, क्या बोलते हैं भाई उसको, ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को। अरे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है यार, मतलब वो क्या बोलते हैं, मानक का मतलब होता है एक ऐसा पर्चा, एक ऐसा दस्तावेज आपको मिल जाए जिस दस्तावेज से आप एक प्रकार से क्या हो जाए, आपका मानकीकृत हो जाए। मानकीकृत का सीधा सा मतलब होता है कि भाई आप अब वैध हैं ये चलाने के लिए, स्कूल चलाने के लिए, या यूनिवर्सिटी चलाने के लिए, या कॉलेज चलाने के लिए आप वैध हैं। तो एक मानक मिल जाता है आपको, और कौन देता है? वो सरकारी विश्वविद्यालय देते हैं, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजों को तो जोड़ते हैं। तो वो कॉलेज क्या करते हैं, अपने के द्वारा, मतलब अपने कॉलेज का एक प्रकार से जो अनुदान होता है उसकी व्यवस्था खुद करते। तो ये विश्वविद्यालय में स्वामित्व की एक प्रकार से योजना, ठीक है, समझ रहे हैं। जिसको आप कहते हैं मान्यता प्राप्त स्कूल है या मान्यता प्राप्त, तो मान्यता जिसको आप कहते हैं वही मानक होता है, ठीक है, एक प्रकार से यहाँ पर। तो वही मैं आपको तो बहुत देर से सोच रहा था क्या शब्द है। चले, तो स्वामित्व कॉलेज अपने वित्त की व्यवस्था अपने कॉलेज के निजी स्रोतों पर करते हैं, और इस व्यवस्था में विश्वविद्यालय इन कॉलेजों को मानक प्रदान कर देता है, जिसके अंतर्गत यह कॉलेज कार्य करते हैं। स्वामित्व संस्थाओं को मान्यता देकर के सरकार ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया है, और कुछ विद्वानों का यह मानना भी है कि यह शिक्षा का निजीकरण है। निजीकरण मतलब क्या होता है कि भाई शिक्षा का निजीकरण हो गया, प्राइवेट चीज़ों के हाथ में चला गया, प्राइवेट लोगों के। जबकि कुछ विद्वान इसका विरोध भी करते हैं और इस व्यवस्था का समर्थन भी करते हैं। तो अलग अलग प्रकार से कोई भी चीज़ होगी तो उसका विरोध भी होगा और उसका समर्थन भी होगा, खंडन भी होगा तो मंडन भी होगा। उसका मानना, मतलब उनका मानना है विद्वानों का कि वित्त व्यवस्था में कॉलेजों के नियम कानून में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है और ना ही पाठ्यक्रम लागू करने में कोई अवरोध प्रतीत होता है, इसलिए स्वामित्व व्यवस्था का समर्थन करते हैं। इसके विपरीत जो विद्वान उच्च शिक्षा का निजीकरण मानते हैं इस व्यवस्था को, उनके अपने तर्क हैं। उनका कहना है कि जब स्वामित्व संस्थाओं की विश्वविद्यालय में संख्या अधिक हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में स्वामित्व कॉलेज विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली को प्रभावित करने लगेंगे। किंतु इन तर्कों को सरकार जो एक प्रकार से हाशिए पर रखते हुए, इसको नहीं एक प्रकार से ध्यान न देते हुए उच्च शिक्षा के विस्तार में सहयोग करते हैं।
क्योंकि सरकार जानती है कि उच्च शिक्षा का सामूहिक विकास तभी हो सकता है जब सभी लोग इस कार्य में परोक्ष और अपरोक्ष रूप से सहयोग करेंगे। इसमें सरकार की भी भागीदारी होगी और प्राइवेट लोगों की भी भागीदारी होगी, तभी उच्च शिक्षा आगे बढ़ सकेगी और डेवलप और अधिक हो पाएगा। ठीक है, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, चले अगला प्रश्न आपका आ चुका है। 11वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के 3 केंद्रीय विद्यालयों के नाम, विश्वविद्यालय, यहाँ पर विश्वविद्यालय कर लीजिएगा, 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताएं। तो पहला तो भाई यूपी में सबसे ज़बरदस्त जो यूनिवर्सिटी है वो BHU ही है, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। इसमें मैं पढ़ता भी हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से हिंदी साहित्य से MA भी हमारा एक प्रकार से लास्ट है। तो खास करके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है ये वाराणसी बड़ा ज़बरदस्त विश्वविद्यालय, कभी आपको घूमने का मौका मिले तो आप घूमिएगा। एक महामना की ये तपस्थली एक प्रकार से आपको एक सौंधी सुगंध आपको देगी, आपको लगेगा कि भाई आप अपने घर में रह करके पढ़ रहे हैं। ऐसी व्यवस्था और ऐसे प्रोफेसर्स बड़े उच्च क्वालिटी के, मतलब ज्ञान जिसके अंदर भरा पड़ा है, ऐसे प्रोफेसर से आपका सामना होगा। तो भर दीजिएगा CUET के अकॉर्डिंग अब परीक्षा जो होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के सभी परीक्षाएं अब एक में कर दी गई कॉमन। ठीक है, तो खास करके उसके तहत आप भर सकते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट जो है उसके अकॉर्डिंग। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में है, इस समय मौजूदा हालत में मैं वहीं पर हूँ। ठीक है, दूसरा विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये अलीगढ़ में है। ठीक है, तो ये दोनों विश्वविद्यालय बड़े ज़बरदस्त हैं। इसके अलावा इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद प्रयागराज में है, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये एक प्रकार से कौन से विश्वविद्यालय हैं, ये तीनों विश्वविद्यालय आपकी केंद्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। क्लियर। अगला प्रश्न आप देखते हैं, 12 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राज्य सरकारों के शिक्षा संबंधी कोई 5 कार्य बताइए। तो राज्यों के शिक्षा संबंधी कुछ ऐसे विशिष्ट कार्य हैं जिनका उन्हें निश्चित रूप से निर्वहन करना होता है। राज्य के विभिन्न कार्यों में 5 कार्य निम्नलिखित हैं। तो राज्य की सरकार के खास करके शिक्षा संबंधी जो 5 कार्य हैं उनको हम थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, आप लोग बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा। ठीक है, चलें। तो राज्य सरकार के क्या काम होते हैं शिक्षा में। पहला कार्य होता है कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए वित्तीय व्यवस्था करना, यानी कि जो माध्यमिक शिक्षा है और जो प्राथमिक शिक्षा है उसके लिए जो रुपए पैसे की व्यवस्था होती है वो कौन करता है, वो राज्य सरकारें ही करती हैं। दूसरा कार्य राज्य सरकार शिक्षा के लिए क्या करती है, राज्य सरकार विभिन्न प्रकार की शिक्षा के लिए कानूनों और अधिनियमों का निर्माण भी एक प्रकार से राज्य सरकार के द्वारा ही किया जाता है। तीसरा कार्य इनका ये है कि विद्यालयों की सभी क्रियाओं का निरीक्षण, यानी सभी विद्यालय सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है इसका निरीक्षण और उसका परिनिरीक्षण करना जो होता है ये उत्तर प्रदेश, मतलब कि ये राज्य सरकार के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अगला कार्य है राज्य सरकारों का मतलब कि शिक्षा से रिलेटेड ये क्या करते हैं कि भाई शिक्षकों की नियुक्ति करना हुआ, वेतन देना हुआ, उनको सेवा शर्तों का निर्धारण करना हुआ, तो ये सब राज्य सरकारें ही करती हैं। इसके अलावा खास करके प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए। ठीक है, इसके अलावा पाठ्यक्रमों का निर्धारण करना हुआ तो ये सब भी राज्य सरकारें किया करती हैं। ठीक है, शिक्षा संबंधित कार्य है। अगला प्रश्न आपका 13वां नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के 5 शैक्षिक मंडलों के नाम लिखिए। तो शिक्षा प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को कई मंडलों में बांटा गया है। 5 शैक्षिक मंडल, उसमें आने वाले जिले भी निम्नलिखित हैं। 5 एक प्रकार से शिक्षा मंडल की दृष्टि से शिक्षा को ध्यान में रख करके कई मंडलों में बांट दिया गया है, खास करके शिक्षा को। पहला मंडल आपका है प्रयागराज मंडल। प्रयागराज शिक्षा के मंडल के अंतर्गत आपका जैसे प्रयागराज तो आता ही है, फतेहपुर आता है, प्रतापगढ़ आता है, कौशाम्बी, बुलंदशहर और बागपत, ये लगभग 6 जिले जो हैं प्रयागराज के अंतर्गत आते हैं प्रयागराज मंडल में। ठीक है, अगला जो मंडल है दूसरा मंडल है मेरठ मंडल। मेरठ मंडल जो शिक्षा का, इसमें आपका गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ, ये 3 जिले आपके। इसके अलावा बरेली जो मंडल है शिक्षा का, उसके अंतर्गत आप देखते हैं शैक्षिक मंडल है ये सब, तो बरेली शैक्षिक मंडल के अंतर्गत बरेली, शाहजहाँपुर, बदायूं, पीलीभीत ये जिले आते हैं। इसके अलावा आगरा शैक्षिक मंडल के अंतर्गत आप देखते हैं आगरा, अलीगढ़, मथुरा, मैनपुरी, एटा, फिरोज़ाबाद, महामाया नगर ये सब आते हैं। और जो 5वां शैक्षिक मंडल है वो वाराणसी वाला है, तो वाराणसी, जौनपुर, गाज़ीपुर और चंदौली ये एक प्रकार से आते हैं ये वाराणसी के अंतर्गत। ठीक है, तो ये शैक्षिक मंडल हैं और बाकी और भी शैक्षिक मंडल है, लेकिन ये मुख्य रूप से जो मंडल है वो हैं। एक इसके अलावा देवीपाटन मंडल भी आपने सुना होगा नाम, तो वो भी एक प्रकार से, तो वो सब एक प्रकार से ये शैक्षिक मंडल 5 मुख्य रूप से इसमें शिक्षा
के बारे में, बाकी उसमें जैसे गोंडा, फैज़ाबाद, बहराइच, बलरामपुर ये सब आते हैं, ठीक है, बस्ती, गोरखपुर ये सब, ठीक है। गोरखपुर का अपना भी मंडल है मेरे ख्याल से शायद। अगला प्रश्न आप देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन आपका है, विश्वविद्यालय के प्रमुख अधिकारी कौन कौन होते हैं। तो विश्वविद्यालय स्वायत्त शासी होते हैं, अतः प्रत्यक्ष रूप से सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। किस पर? विश्वविद्यालय स्वायत्त शासी होते हैं, ठीक है। विश्वविद्यालय का जो शासन होता है वो खुद ही लोग करते हैं, मतलब कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कुछ चीज़ें होती है और बाकी विश्वविद्यालय का कुलपति जो होता है वही सब निर्धारित करता है। तो विश्वविद्यालय क्या होते हैं भाई? ये स्वायत्त शासी होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सरकार इन पर पूर्ण नियंत्रण रखती है, ठीक है। वित्त संबंधी मामलों में विश्वविद्यालय राज्य सरकार के अधीन होती हैं, ठीक है। तो विश्वविद्यालय किसके सरकार के अधीन होते हैं भाई? राज्य सरकार के अधीन होते हैं, खास करके वित्त के मामलों में, ठीक है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों का क्रम जो होता है इस प्रकार से, जैसे कि आप देखते हैं जो राज्य की यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी, जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, प्रोफेसर रज्जू भैया विश्वविद्यालय, जो खास करके इलाहाबाद में आप देखते हैं प्रोफेसर रज्जू भैया, वो स्टेट यूनिवर्सिटी है, और आपका जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय भी स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। सबसे जो बढ़िया विश्वविद्यालय लखनऊ यूनिवर्सिटी मानी जाती है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में। इसके अलावा मेरठ विश्वविद्यालय CCSU, चौधरी चरण सिंह मेरठ, कानपुर विश्वविद्यालय में CSJMU, ठीक है। तो ये सब विश्वविद्यालय जो है ये सब स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, तो ये सब क्या है? ये सब स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले जो होते हैं कुलाधिपति होते हैं। कुलाधिपति जो होता है प्रत्येक राज्य में, यानी जिस राज्य में वह यूनिवर्सिटी स्थित है उसके जो कुलाधिपति होंगे वो कौन होंगे? राज्यपाल होंगे। जैसे कि मान लेते हैं उत्तर प्रदेश के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसके जो कुलाधिपति हैं वो राज्यपाल ही हैं, ठीक है। दूसरी बात, कुलपति होते हैं कुलाधिपति के नीचे, कुलपति के बाद में होते हैं कुल सचिव विश्वविद्यालय के, और कुल सचिव से नीचे होते हैं वित्त अधिकारी। तो ये एक प्रकार से क्या होते हैं? ये एक प्रकार से क्या है भाई? ये कुछ चीज़ें हैं विश्वविद्यालय के प्रमुख अधिकारियों के बारे में जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा प्रशासनिक समितियां भी इसमें होती हैं विश्वविद्यालय में, जैसे कि एक सीनेट या कोर्ट होती है विश्वविद्यालय में। विश्वविद्यालयों की नीतियों को बनाने का काम सीनेट या कोर्ट करती है। इसके अलावा आर्थिक और प्रशासनिक योजनाओं की स्वीकृति देना होता है तो सीनेट या कोर्ट से ही दी जाती है। तो ये प्रशासनिक समिति है कौन? पहली है सीनेट या कोर्ट। दूसरी समिति है कार्यकारिणी परिषद। कार्यकारिणी परिषद की बात की जाए तो विश्वविद्यालय के प्रतिदिन के कार्यों के प्रति उत्तरदायी होती है कार्यकारिणी परिषद, और सीनेट के द्वारा जो निर्धारित नीतियां होती हैं, जो नियम कायदे होते हैं, उनको कार्यान्वयन करना, यानी उनको आगे बढ़ाना, उनको जारी करना, वो काम करना, नीतियों के आधार मतलब कि नीतियों पर आधारित होकर के क्रियाएं करना, नीतियों को मानना, नीतियों को आगे बढ़ाना, नीतियों को चलाना, नीतियों के पथ पर चलना, ये कार्यकारिणी परिषद का काम होता है। सीनेट क्या करती है? कोर्ट क्या करती है? नीति बना दिया, कानून बना दिया, नियम कायदे बना दिया, उस नियम कायदों पर चलता कौन है? कार्यकारिणी परिषद। इसके बाद में अगला जो सदस्य मतलब कि अगला जो प्रशासनिक एक प्रकार से संस्था होती है, समिति होती है, वो होती है एकेडमिक काउंसिल। एकेडमिक काउंसिल जो होती है शैक्षिक और अनुसंधान संबंधी कार्य जो होता है वो एकेडमिक काउंसिल के हाथों में होता है। पाठ्यक्रम निर्धारण करना हुआ एकेडमिक काउंसिल करेगी, परीक्षा करवानी हुई एकेडमिक काउंसिल करवाएगी, अध्यापन संबंधी नियम वगैरह बनाना हुआ तो वो भी एकेडमिक काउंसिल के द्वारा ही संपन्न होता है। तो ये विश्वविद्यालय में 3 समितियां होती जिनके द्वारा विश्वविद्यालय की नीतियां बनाई जाती हैं और उनका क्रियान्वयन किया जाता है, और परीक्षा का निर्धारण, पाठ्यक्रम का निर्धारण और शैक्षिक और अनुसंधान संबंधी कार्य, अध्ययन अध्यापन संबंधी नियम कायदे ये सब बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार से विश्वविद्यालय से रिलेटेड जो खास करके प्रमुख अधिकारी थे और प्रमुख समितियां, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। निश्चित तौर पर यह प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा और आप आसानी से समझा पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन आपका आ चुका है कि स्वावित्त पोषित कॉलेजों की प्रमुख 5 कमियां कौन कौन सी हैं। स्वावित्त पोषित, स्वावित्त मतलब कि जो निजी जो एक प्रकार से कॉलेज होते हैं, स्वावित्त पोषित यानी खुद से, तो वो कॉलेजों की कमियां क्या क्या हैं? 5 कमियां। तो वर्तमान समय में विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर में गिरावट के कारकों में खास करके स्वावित्त महाविद्यालयों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।
कुछ एक महाविद्यालयों को छोड़कर के अधिकांश स्वावित्त पोषित संस्थानों का उद्देश्य धनोपार्जन करना है। यानी जब ये पैसा खुद लगाते हैं तो ये पैसा कमाना भी चाहते हैं, और इसके कारण से जब वो पैसे कमाने के लिए कोई चीज़ करने का प्रयास करते हैं तो फिर एक प्रकार से फिर दिक्कत की बात है। यानी कि पैसा कमाने के दृष्टिकोण से ये लोग क्या करते हैं, पैसा पहले तो लगाएंगे, उसके बाद में उसी पैसे को निकालने का काम करेंगे। तो इससे क्या होता है भाई, उसी पैसे को लगाया फिर उस पैसे को निकालेंगे, तो इससे क्या होगा कि भाई छात्रों पर ज़्यादा लोड पड़ेगा, छात्रों के लिए फिर एक प्रकार से उतना अच्छा नहीं होगा। तो इससे क्या होता है कि भाई ये कॉलेजों की कमियां हैं एक प्रकार से, ठीक है। तो आगे थोड़ा सा समझते हैं। तो कौन कौन सी कमियां हैं। पहली कमी तो ये है भाई कि विद्यालय भवन, प्रयोगशालाओं, उपकरणों, खेल के मैदानों का अभाव होता है इसमें। चूँकि विश्वविद्यालय का भवन जब स्वावित्त पोषित होगा तो भाई पैसा हो सकता है ना लगाना चाहे वो व्यक्ति, तो उससे क्या होगा कि भाई विद्यालय भवन और प्रयोगशाला कम रहेंगी, उपकरण कम रहेंगे, खेल के मैदान नहीं रहेंगे। तो ये पहली कमी। दूसरी कमी क्या होगी भाई कि लोग कम पढ़े लिखे शिक्षकों को वहाँ पर ढकेल देंगे। प्राइवेट कॉलेजों में आप देखते ही होंगे, तो योग्य शिक्षकों को पढ़ाने का अवसर ना देना, नियुक्ति मात्र औपचारिकताएं। आप देखते हैं प्राइवेट कॉलेजों में क्या होता है कि भाई कोई व्यक्ति नेट पीएचडी है, एक दो कुछ को रख करके बाकी वैसे चला रहे हैं, वो भी पढ़ाने नहीं जाते हैं, वो डिग्री अपनी दे दिए है, नेट वर्क पास करके और अपनी डिग्री उठा करके दे दिए हैं किसी कॉलेज में और वो रखी हुई है। अब कॉलेज में क्या करते हैं, वो डिग्री अपनी दिए हैं और कॉलेज में क्या हो रहा है कि एक दिन पढ़ाने भी नहीं जा रहे हैं और कॉलेज भी एक प्रकार से अपना काम कर रहे हैं। और जब वो होता है, परीक्षाएं होती, तो लोग बच्चे आते परीक्षा दे देते हैं और उसके बाद में तो यही तो चल रहा है आजकल। आप देखते हैं भारत का यही हाल है शिक्षा व्यवस्था का। अब मैं कहना नहीं चाह रहा था इस बारे में, क्योंकि ये हायर एजुकेशन की आज की हाल है, और खास करके बीए आज आप पढ़ते होंगे, आप में से लगभग 80% या लगभग 70% छात्र ऐसे होंगे, मैं प्रबल दावेदारी के साथ बोल रहा हूँ, कि केवल परीक्षा के समय पर आप अपनी किताब को खोलते हैं और यूट्यूब खोलते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। और वो भी किताब आपके पास नहीं होगी, आप सीरीज खरीदते होंगे, ठीक है। और अब तो क्या हो भाई कि शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ आ ही चुका है, तो आप लोगों के लिए एक ही दिन में सारी मटेरियल या एक ही वीडियो में बहुत कुछ बता दिया जाता है और आप आसानी से अपनी तैयारी कर पाते हैं। तो एक बड़ी सुविधा हो चुकी है। और स्कूल कॉलेज, आप कॉलेज तो लगभग बहुत सारे लोग कॉलेज जाते ही नहीं, क्योंकि कॉलेज में क्या है भाई, अधिकतर वही लोग बीए करते हैं हमारे छात्र छात्राएं जो एक प्रकार से या तो कहीं पर नौकरी कर रहे होते हैं बेचारे, और या तो एक प्रकार से कुछ महिलाएं होती हैं बीए करती हैं जो एक प्रकार से उनकी शादी होगी, तो कॉलेज जाने के लिए एक प्रकार से थोड़ा सा उनका माध्यम भी कम है और कॉलेज में टीचर भी नहीं है सही तरीके से पढ़ाने के लिए। तो ये एक प्रकार से कमियां रही जा रही हैं। तो मात्र औपचारिकताएं हैं, बस कुछ नहीं। तो ये एक भी कमी है। तीसरी कमी ये है कि अनुशासनहीनता को प्रोत्साहन मिलता है स्वावित्त पोषित कॉलेजों से। इसके अलावा अनुमोदित छात्रों से अधिक प्रवेश कर लिया, यानी कि जैसे पता चला कि भाई 100 लोगों की सीट है आपके कॉलेज में, लेकिन देखते हैं कॉलेजों में 500-500 लोगों की सीट एक प्रकार से फुल कर लेते हैं लोग, ठीक है, पैसों के चक्कर में। पठन पाठन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है कॉलेजों में, ठीक है, जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ख़ास करके परीक्षाओं में परामर्श मतलब पारदर्शिता की कमी होती है, नकल व अवैध साधनों का प्रयोग होता है परीक्षाओं में। आप चीटिंग जिसको आप बोलते हैं, तो चीटिंग भी खूब दबा करके करते हैं बहुत सारे लोग। बीए में पहले करवाते थे, अब तो कैमरा वैमरा लगवा दिया मोदी जी ने, योगी बाबा ने, तो बड़ा अच्छा काम किया। नहीं तो नकल तो खूब धड़ल्ले के साथ होता था। आप थोड़ा सा नकल पर कंट्रोल है, लेकिन अभी भी बड़े बड़े माफिया जिनके पास है, तो नकल माफिया अभी भी आए दिनों आप न्यूज़पेपर में देखते हैं कि भाई माफियाओं का कब्जा चलता रहता है नकल वगैरह पर, ठीक है। तो ये सब कमियां जो है रह रही हैं, जबकि आप देखते हैं बड़े बड़े विश्वविद्यालय में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। नकल वकल होती, नाम निशान नहीं नकल का यार। जो सरकारी कॉलेजेस होते हैं उनमें नकल का कोई नाम निशान, क्योंकि प्रोफेसर से उनकी सैलरी आती है, उनका कोई मतलब नहीं बच्चों से कुछ लेने का, तो आराम से होता है। पहले क्या होता था, पहले होता था जब प्रोफेसर्स लोग ट्यूशन व्यूशन पढ़ा पाते थे तो उसमें फिर धांधली हो जाती थी। लेकिन अब क्या हो गया है कि भाई प्रोफेसर्स केवल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे, बाकी कहीं नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, थोड़ा सा रोक लगी है, ठीक है। थोड़ा सा मैं जल ग्रहण कर लूँ फिर पुनः प्रारंभ करता हूँ, ठीक है। चले, अगला प्रश्न आपका आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रमुख वित्तीय स्रोत बताएं।
तो विश्वविद्यालयों एवं संबद्ध कॉलेजों की आय की स्रोत केवल छात्रों से प्राप्त शुल्क, शिक्षण शुल्क और दान होता है। इसमें सबसे विश्वविद्यालय का बहुत कम खर्चा पूरा हो पाता है। दान की निश्चितता नहीं होती है। इससे उच्च शिक्षण संस्थाएं आर्थिक संकट में पड़ी रहती हैं और इस संकट को देखते हुए उच्च शिक्षा संस्थाओं की अनुदान राशि बढ़ा दी गई है। आप देखते हैं कि राधाकृष्णन आयोग ने शिक्षा संस्थाओं की आर्थिक दशा का अध्ययन करके सुझाव दिया कि सरकारी अनुदान का उपयोग अध्यापकों के वेतन, अध्ययन अवकाश, भविष्य निधि, पेंशन, शिक्षा प्रसार, संस्था के भवन, छात्रावास, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, छात्रवृत्तियों, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा आदि पर ही किया जाना चाहिए। ये एक प्रकार से राधाकृष्णन आयोग ने बताया भी था शिक्षा के संबंधित खास करके व्यय को लेकर के। ठीक है, तो विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रमुख वित्तीय स्रोत हैं, जहाँ से खास करके 2 ही स्रोत हैं, शिक्षण शुल्क और दान। तो दान कहाँ ज़्यादा आता है, बाकी आप देखते हैं शिक्षण शुल्क तो एक प्रकार से मिलता ही रहता है, बच्चे देते हैं, बच्चों का एक प्रकार से कोई तन पेट कट करके माता पिता कहीं ना कहीं पे खेती पाती कर करके कोई ठेला लगा करके अपने बच्चों को फीस देता है। फीस में कोई कमी नहीं करते हैं, बच्चे फीस तो पूरा देते हैं। भाई फीस बिना दिए बच्चा पढ़ ही नहीं सकता है। तो इसमें ये कहना कि भाई उससे पूरा नहीं हो पाता या कुछ नहीं हो पाता है, तो बच्चे फीस देते हैं, बच्चों में कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत क्या होती कि भाई बीच में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, थोड़ा सा उसी में लोचा हो जाता है, तो उससे दिक्कत आती है। बाकी बच्चे तो पूर्ण एक प्रकार से जितनी फीस होती है उतनी बच्चे दे देते हैं। ठीक है, और आए दिनों फीस जब बढ़ती तो बच्चे बेचारे क्या करते हैं, हंगामा करते हैं, धरना करते हैं। बड़े बड़े विश्वविद्यालय, प्रयागराज विश्वविद्यालय में होता रहता है। 17 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 17वां प्रश्न आपका है शैक्षिक प्रशासन प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। सामान्य रूप से शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया के निम्न 5 स्तर बताए गए हैं। पहला है भाई शैक्षिक प्रशासन प्रक्रिया का पहला स्तर है नियोजन। नियोजन मतलब होता है आयोजन, प्लानिंग। ठीक है, तो एक प्रकार से प्लानिंग सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ कार्य का निर्धारण करना, भाई कई कार्य कैसे कैसे करना है और कार्य कौन सा व्यक्ति कौन करेगा। ठीक है, ये। तीसरी बात प्रोत्साहन, यानी कि कार्य करने का प्रोत्साहन किसी से मिलना, मोटिवेशन जिसको आप कहते हैं। तो शैक्षिक प्रशासन प्रक्रिया का तीसरा खास करके स्तर है। चौथा स्तर है समन्वीकरण। समन्वीकरण का मतलब एक प्रकार से ऐसे होता है, समन्वीकरण यानी कि सभी को एक प्रकार से सही तरीके से एक दिशा में या फिर बताना कि भाई आप सभी को ऐसे ऐसे कार्य करना है, इसको ये करना, उसको ये करना, ये तमाम प्रकार की चीज़ें। इसके बाद में मूल्यांकन। समन्वीकरण का एक मतलब ये भी कि भाई हमारा कार्य सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये भी देखना। या समन्वीकरण मतलब एक प्रकार से कार्य की गति को बढ़ाना या कार्य करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, प्रोसेस कार्यान्वयन करना, तो ये चीज़ें। मूल्यांकन बाद में उसको जांचना परखना कि भाई वो जो हमने सोचा था, हमने जो प्लानिंग की थी वो प्लानिंग सही उतर रही है या नहीं उतर रही है, ये चीज़। तो एक प्रकार से शैक्षिक प्रशासन प्रक्रिया की 5 स्तर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 18वां नंबर प्रश्न देखेंगे। किन्हीं 5 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के नाम बताइए। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय केंद्रीय सरकार के अधीन उसके नियंत्रण और उपबंधों के अनुसार कार्य करते हैं और 5 केंद्रीय विश्वविद्यालय निम्नलिखित हैं। पहला आप तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मतलब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली यानी JNU। ठीक है, JNU, BHU, ठीक है, और AMU और DU, और इसके अलावा इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी लिख सकते हो, AU, और विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन। तो ये सब क्या है, ये सब एक प्रकार से केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। 19 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। UGC का संगठन किस प्रकार होता है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना जो हुई थी 1953 ईस्वी में हुई थी। 1956 ईस्वी में इसे एक स्वतंत्र संस्था के रूप में एक प्रकार से जगह मिली थी। इसमें अध्यक्ष के अलावा 9 सदस्य भी होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं, 9 सदस्य होते हैं इसमें। मैंने शुरुआत में क्या 9 सदस्य ही बोला था ना, तो इसमें अध्यक्ष के अलावा 9 सदस्य और होते हैं। इसमें 3 जो सदस्य होते हैं विश्वविद्यालय के उपकुलपति जो होते हैं वो शामिल होते हैं, और 4 प्रसिद्ध भारतीय शिक्षा विशेषज्ञ शामिल होते हैं। 2 केंद्रीय सरकार के सदस्य होते हैं इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में यानी UGC में। ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो 4 ये हो गए भाषा शिक्षा मतलब विशेषज्ञ यानी कि शिक्षा शास्त्री 4 लोग हो गए। 3 विश्वविद्यालय के उपकुलपति, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। 2 ठो केंद्रीय सरकार के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो कितने हो गए, 7 और 2 9, और 1 आपका होता है अध्यक्ष।
तो इस प्रकार से ये देखिए अध्यक्ष हो गया, 2 ठू खास करके केंद्र सरकार का सदस्य होगा, ठीक है, सेंट्रल जो खास करके मिनिस्ट्री से आएंगे। इसके अलावा जो 3 सदस्य होते हैं वो आते, मतलब कि 3 सदस्य आपके कहाँ से आते हैं भाई, विश्वविद्यालय के उपकुलपति होते हैं अलग अलग। इसके अलावा 4 जो लोग होते हैं वो शिक्षा शास्त्री होते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार से इन सभी को मिल करके बनते हैं। 31 मार्च 1970 को आयोग का गठन किया गया था और उस समय खास करके अध्यक्ष कौन थे, जब गठन किया गया था यूजीसी का, तो उसके जो है डीएस कोठारी जो थे इसके अध्यक्ष थे। सदस्य की बात की है तो सदस्य में तापस मजूमदार, एस धवन, इसके अलावा एबी लाल, पीबी गजेंद्र गदकर, इसके अलावा जीके चंद्रमणि और पी गोविंद नैयर, इंदुमती वदन, चिमन लाल और एएस आदके, ये लोग जो है खास करके शामिल थे। सचिव की बात की जाए तो इसके सचिव थे पीजी फिलिप्स जो थे, ये सचिव थे किसके भाई, ये सचिव थे यूजीसी के, ठीक है, जब इसका संगठन हुआ था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है 20 नंबर, एनसीईआरटी का गठन किस प्रकार हुआ था। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ठीक है, एनसीईआरटी का गठन जो हुआ था शिक्षा मंत्रालय ने 1961 ईस्वी में किया था और यह एक स्वायत्तता प्राप्त संगठन है। स्वायत्तता प्राप्त संगठन कौन है भाई, ये यूजीसी है, ठीक, एनसीईआरटी है, जिसमें निम्नलिखित को सदस्यता प्राप्त होती। कौन कौन लोग इसके सदस्य होते हैं एनसीईआरटी के। पहले तो भाई भारत सरकार का शिक्षा परामर्शदाता जो होता है ये एनसीईआरटी का सदस्य होता है। दूसरा, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति भी इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो चेयरमैन होता है वह भी एनसीईआरटी का सदस्य होता है। इसके अलावा प्रत्येक राज्य के एक एक प्रतिनिधि जो होते हैं वह भी एनसीईआरटी के सदस्य होते हैं। भारत सरकार द्वारा जो मनोनीत 12 सदस्य होते हैं वह भी खास करके इसके सदस्य होते हैं। तो भारत सरकार के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जो कि एनसीईआरटी के सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार से ये इतने सदस्य जो होते हैं मिल करके एनसीईआरटी का एक प्रकार संस्था का गठन होता है और यह संगठन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शैक्षिक विंग के रूप में कार्य करता है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, एनसीईआरटी के कोई 4 उद्देश्य या कार्य बताइए। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के प्रमुख 4 कार्य निम्नलिखित हैं। पहला कार्य है शिक्षा के समस्त क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य करना और उसकी उन्नति और समन्वय के लिए कार्य करना। दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थापित करके उसका संचालन करना। तीसरा है प्रसार सेवाओं का संगठन करना तथा चौथा कार्य है बहुउद्देशीय शिक्षालयों के लिए उत्तम शिक्षक तैयार करने के लिए देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय संस्थाएं स्थापित करना। ये सब खास करके किसका काम होता है, ये काम होता है भाई किसका, ये काम होता है एनसीईआरटी का। 22 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न है कि राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, जिसको शॉर्ट फॉर्म में नीपा कहते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, ठीक है, नीपा, इस पर प्रकाश डालिए। नीपा क्या है, तो खास करके इस संस्थान को भारत सरकार ने शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा की संस्था के रूप में स्थापित किया। यह संस्थान 1962 ईस्वी में यूनेस्को के साथ 10 वर्षीय संविदा के तहत स्थापित किया गया था। उस समय इसका नाम एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन था। क्या नाम था, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन नाम था किसका, नीपा का, ठीक है। और इस संविदा की समाप्ति के बाद भारत सरकार ने शिक्षा आयोग की सिफारिश पर इस संस्थान को अपने हाथों में ले लिया और उसका नाम क्या रखा, उसका नाम रखा नीपा। नीपा का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल स्टाफ कॉलेज फॉर एजुकेशन प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है। नेशनल यानी कि एन, ठीक है, स्टाफ यस, कॉलेज फॉर एजुकेशन प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, नीपा बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, नीपा बोलते हैं। तो एक प्रकार से इसका फुल फॉर्म ये हो गया क्या, नेशनल स्टाफ कॉलेज फॉर एजुकेशन प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। मई 1979 ईस्वी में भारत सरकार ने इस संस्थान का वर्तमान नाम राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान नाम दिया। यह संस्थान नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न बड़ा ज़बरदस्त है। प्रश्न है 23 नंबर कि शिक्षा प्रशासन की सहायक किन्हीं 5 परामर्शदात्री संस्थाओं के नाम बताइए। शिक्षा प्रशासन को खास करके कौन सी ऐसी 5 संस्थाएं हैं जो कि परामर्श देती हैं? आइए देखते हैं। तो 5 संस्थाएं, पहली संस्था इनमें से परामर्श देने वाली शिक्षा प्रशासन को, वो है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ये शिक्षा प्रशासन को सलाह दे सकती है, परामर्श दे सकती है। दूसरा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी भी शिक्षा प्रशासन को सलाह देती है, परामर्श देती है। तीसरा जो एक प्रकार से संस्थान है जो कि शिक्षा प्रशासन को सहायक या परामर्श देता है, वो है अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद। ठीक है। इसके अलावा चौथा जो संस्थान है उसका नाम है अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद और ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति। ये सब कहीं ना कहीं पे क्या करते हैं, शिक्षा प्रशासन की सहायक परामर्शदात्री संस्थाएं होती हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न आपका है कि राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो खास करके सितंबर 1985 ईस्वी में संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना देश की शिक्षा प्रणाली में दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था और मुक्त विश्वविद्यालय के प्रारंभ और विकास के लिए ऐसी व्यवस्था में समन्वय और स्तर को सुनिश्चित करने के लिए की गई। विश्वविद्यालय के मुख्य उद्देश्यों में निम्नलिखित स्थान मतलब कि निम्न को स्थान दिया गया। अच्छा, ये मुक्त विश्वविद्यालय मतलब क्या होता है? मुक्त विश्वविद्यालय मतलब क्या होता है कि आप भाई चाहे बीए करो, चाहे बीएससी करो, चाहे एमए करो, ठीक है, मुक्त विश्वविद्यालय है, दूरस्थ विश्वविद्यालय, खुला ओपन यूनिवर्सिटी है। ठीक है। खास करके इसका ये मतलब होता है कि आप कहीं पर बैठ करके परीक्षा मतलब अपनी डिग्री ले सकते हैं और कहीं से भी मतलब कि आप कहीं दुनिया के कोई कोने में आप बैठे हैं तो आप एडमिशन करवा करके डिग्री हासिल कर सकते हैं परीक्षा दे करके ऑनलाइन। ठीक है। देखें, पहला जो इसका उद्देश्य रहा है मुक्त विश्वविद्यालय का वो ये रहा है कि जनसंख्या के एक बड़े भाग को विशेषता सुविधाहीन वर्ग को उच्च शिक्षा के अवसर सुलभ करवाना इसका मुख्य उद्देश्य रहा। दूसरा उद्देश्य इसका ये है कि विशिष्ट वर्गों जैसे कि महिलाओं को, पिछड़े क्षेत्रों को, पर्वतीय क्षेत्रों में, इन सभी एरिया में रहने वाले लोगों के लिए उच्च शिक्षा के विशेष कार्यक्रम को शुरू करना। यह भी मुक्त शिक्षा का एक प्रकार से मुक्त विश्वविद्यालयों का एक जो है खास करके उद्देश्य रहा है, दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था का उद्देश्य रहा है। तीसरा उद्देश्य रहा है जानकारी तथा कुशलता बढ़ाने के लिए सतत शिक्षा यानी प्रसार शिक्षा या सस्टेनेबल एजुकेशन की बात की जाए। ठीक है। लगातार विकास की बात की जाए, लगातार शिक्षा की बात की जाए, कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इसके अलावा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने देश के विभिन्न भागों में 16 क्षेत्रीय केंद्रों और 214 अध्ययन केंद्रों का विस्तृत छात्र सहयोग और सेवा तंत्र खड़ा किया है। तो इंदिरा गांधी खास करके इसको आप इग्नू बोलते हैं, वो मुक्त विश्वविद्यालय है। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, ग्रामीण विश्वविद्यालय क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों के उन्नयन के लिए सूक्ष्म रूप से आयोजन प्रक्रिया ग्राम स्तर पर संचालित करने की योजना है। इसके लिए ग्रामीण विश्वविद्यालय के ढांचे को सुदृढ़ करने की योजना है। इसे महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी क्रांतिकारी विचारों के अनुरूप विकसित किया जाएगा और महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा जो है उससे संबंधित संस्थाओं और कार्यक्रमों की सहायता दी जाएगी। ग्रामीण विश्वविद्यालय का मतलब यही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 26 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, विश्वविद्यालय के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो भारत में प्रशासन की दृष्टि से देखा जाए तो 2 प्रकार के विश्वविद्यालय मिलते हैं। पहला तो होता है केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसको आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं, और दूसरा विश्वविद्यालय है राज्य विश्वविद्यालय जिसको आप स्टेट यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात की तो केंद्र शासित विश्वविद्यालय जिनका संपूर्ण भार केंद्र सरकार पर होता है, जैसे BHU, JNU, AU, ठीक है, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं और भी विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, दिल्ली विश्वविद्यालय यानी DU, JNU यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, ठीक है। ये सब विश्वविद्यालय जो है क्या है, ये सब विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल विश्वविद्यालय। राज्य विश्वविद्यालय इसको आप स्टेट यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं। तो ये राज्य शासित विश्वविद्यालय है और इनका संपूर्ण भार जो होता है राज्य सरकारों पर होता है, जैसे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बलिया विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय। इसके अलावा और भी तमाम सारे विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, जैसे कि सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बनारस। इसके अलावा और भी विश्वविद्यालय आपके हैं। तो ये सब कैसे विश्वविद्यालय, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है।
आप लखनऊ विश्वविद्यालय स्टेट यूनिवर्सिटी है, DDU यूनिवर्सिटी गोरखपुर स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो ये सब स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनका जो है शासन भार कौन संभालता है, जो राज्य सरकार होती है वो संभालती है, ठीक है। तो ये दोनों प्रकार के विश्वविद्यालयों को उनके संगठन के आधार पर निम्न 3 भागों में बांटते हैं हम, ठीक है। अब 3 भागों में यानी कि विश्वविद्यालयों को उनके संगठन के आधार पर दोनों प्रकार के विश्वविद्यालय के हिसाब से देखा जाए तो 3 भागों में बांटते हैं। अब 3 विश्वविद्यालय के 3 भाग कौन कौन से, इसको भी जान ले थोड़ा सा भाई, इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला है संबद्धक विश्वविद्यालय। संबद्धक विश्वविद्यालय का मतलब होता है अपने अधिकार क्षेत्र से संबद्ध महाविद्यालयों को मान्यता देने वाले विश्वविद्यालय। जैसे कि आप देखते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, या आप देखते हैं चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, ठीक है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो ये सब विश्वविद्यालय, DDU यूनिवर्सिटी, तो इन सभी से बहुत सारे विश्वविद्यालय, मतलब विश्वविद्यालयों से, विश्वविद्यालय तो एक ही हैं लेकिन इनसे बहुत सारे महाविद्यालय, लगभग 300, 400, 500 महाविद्यालय मतलब कि संकलित हैं। यानी कि 400-500 महाविद्यालय एक प्रकार से जुड़े हुए हैं, किससे संबंधित हैं, किससे, विश्वविद्यालयों से, ठीक है, जिसको आप अफिलिएटेड कॉलेज बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो वो विश्वविद्यालय होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। दूसरे होते हैं एकात्मक विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय प्रशासन का पूर्ण अधिकार रखा है, मतलब विश्वविद्यालय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार रखा है, खास करके शिक्षकों की नियुक्ति आदि स्वयं करता है। खास करके एकात्मक विश्वविद्यालय में क्या होता है कि सारी चीज़ें स्वयं ही होती हैं, उसमें किसी दूसरा या फिर ऐसा अफिलिएटेड वगैरह सिस्टम नहीं है। तीसरा होता है संघात्मक विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आसपास के कॉलेज होते हैं जो प्रत्येक कॉलेज विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा प्रदान करते हैं। जैसे कि अगर बात करे जाए संघात्मक विश्वविद्यालय में तो BHU का नाम आ जाएगा, या फिर DU यूनिवर्सिटी दिल्ली विश्वविद्यालय में, उसमें भी जो आसपास के कॉलेज हैं उनको शामिल कर लिया गया आसपास के। तो जैसे BHU है, BHU में आप देखते हैं जैसे DAB कॉलेज हो गया, संकलित है। DAB के बाद में आप देखते हैं AMU, मतलब कि आपका जैसे इसमें MMB हो गया, BKM हो गया, ठीक है। तो ये सब जो कॉलेज है BHU के, ये सब उसी के टक्कर के हैं, ठीक है। DAB जो है A++ ग्रेड है DAB की, बहुत ज़बरदस्त कॉलेज है DAB बनारस का। तो कहीं ना कहीं पे ये क्या होता है कि भाई उसमें उसका जो है खास करके विश्वविद्यालय के टक्कर की पढ़ाई जिसमें होती तो उसी के एरिया में तो उसको शामिल कर लिया जाता है। 5 से 6 किलोमीटर के दायरे का जो इतने विश्वविद्यालय होते हैं उन सभी विश्वविद्यालयों को यूनिवर्सिटी संबंधित कर लेती है अपने आप से। तो वो खास करके क्या होते हैं, वो संघात्मक विश्वविद्यालय होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आपका है, विश्वविद्यालयी शिक्षा के वित्त के प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो विश्वविद्यालय एवं संबद्ध कॉलेजों की आय के स्रोत केवल छात्रों से प्राप्त शिक्षण शुल्क और दान होता है, और इन सबसे विश्वविद्यालय का प्रमुख मतलब बहुत खर्चा पूरा मतलब कि हो पाता है, बहुत कम खर्चा पूरा हो पाता है, और दान की निश्चितता नहीं होती है। ये तो मैंने आपको बताया भी था। और इससे मतलब संस्थाएं, प्रश्न आपका योग है, फिर से पढ़ ही देते हैं। इस संकट को देखते हुए इन उच्च शिक्षा संस्थाओं की अनुदान राशि बढ़ा दी गई है, और राधाकृष्ण आयोग ने शिक्षा आयोग की आर्थिक दशा का अध्ययन करके सुझाव दिया कि सरकारी अनुदान का उपयोग अध्यापकों के वेतन में, अध्ययन अवकाश में, भविष्य निधि में, पेंशन, शिक्षा प्रसार, संस्था के भवन, छात्रावास, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, छात्रवृत्तियों, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा, इन सभी पर किया जाना चाहिए, ऐसा राधाकृष्णन आयोग कहता है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारतीय शैक्षिक प्रशासन की 5 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो 5 समस्याएं शैक्षिक प्रशासन की कौन कौन सी भाई, और भारत में खास करके। तो पहली समस्या है कि विस्तृत क्षेत्रफल वाले भारत, खास करके बहुत बड़ा क्षेत्रफल है भारत का, तो विस्तृत क्षेत्रफल वाले भारत जैसे देश में केंद्रीय शैक्षिक प्रशासन सामंजस्य बनाने में सक्षम नहीं है, मतलब बहुत दिक्कत होती है। दूसरी बात, राज्य अपनी शैक्षिक प्रशासनिक व्यवस्था को कारगर बनाने के लिए केंद्र पर निर्भर करते हैं, ये भी एक समस्या है। तीसरी बात कि शैक्षिक प्रशासन में केंद्र के अधिक हस्तक्षेप के कारण से राज्यों की स्वतंत्रता जो है वो छिन्न हो जाती है। तो भारत में खास करके केंद्रीय सत्ता लगभग हावी हो जाती है राज्यों पर। चौथी बात यह कि भाई सीमित संसाधनों के कारण से केंद्र सभी राज्यों को समान वित्तीय सहायता नहीं उपलब्ध करवा पाता है, ये भी एक समस्या है। और 5वीं समस्या ये है कि केंद्रीय शैक्षिक नीतियों पर नियंत्रण के कारण से राज्य शिक्षा व्यवस्था अपने अनुरूप नहीं बना पाते हैं, और इस कारण से केंद्र ही खास करके शैक्षिक नीतियों पर नियंत्रण रखते हैं पूर्ण रूप से। तो राज्य भाई क्या करते हैं, फिर उस मामले में पीछे पड़ जाते हैं, मतलब थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं, और इस कारण से शैक्षिक व्यवस्था में संकट है, शैक्षिक प्रशासन में खास करके ये समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। 29 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, नवोदय विद्यालयों के कोई 4 उद्देश्य बताइए। तो भारत सरकार ने 1985 से 1986 ईस्वी के मतलब में
देश के प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय स्थापित करने की योजना प्रारंभ की और इसके प्रबंधन और संचालन के लिए नवोदय विद्यालय समिति का पंजीकरण किया गया 28 फरवरी 1985 को। और नवोदय विद्यालय समिति के प्रमुख 4 उद्देश्य थे जब नवोदय विद्यालय बनाया गया था। पहला उद्देश्य था समानता और सामाजिक न्याय के साथ उत्कृष्टता के उद्देश्यों को पूरा किया जाए। दूसरा उद्देश्य था देश के विभिन्न भागों के बच्चों को साथ रहने और सीखने का अवसर प्रदान करने के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा जो अगला उद्देश्य था नवोदय विद्यालय का वो ये था कि उनकी क्षमता का पूर्ण रूप से विकास किया जाए। और चौथा उद्देश्य ये था कि राष्ट्रीय विकास के लिए प्रेरणादायक बनाना उसको। ठीक है, तो ये सब क्या थे, ये सब नवोदय विद्यालय के उद्देश्य थे जो कि मैंने आपको बताया। तो इस नवोदय विद्यालय समिति का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में स्थित है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है 30 नंबर, शैक्षिक प्रशासन की किन्हीं 5 आधुनिक प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त बालकों को उपयुक्त शिक्षकों के द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाता है, जिसमें वे उपलब्ध आर्थिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम शिक्षा को प्राप्त करने में समर्थ हो पाते हैं बच्चे। शैक्षिक प्रशासन की प्रमुख रूप से आधुनिक प्रवृत्तियाँ ये हैं जो आपके समक्ष लिखी हुई हैं। 5 प्रवृत्तियाँ इस प्रकार से हैं। पहली प्रवृत्ति है गृह, यानी कि घर, विद्यालय और समाज के बीच समन्वय स्थापित करने की प्रवृत्ति शैक्षिक प्रशासन की बड़ी ज़बरदस्त प्रवृत्ति है। अगर आप कोई बच्चा गृह, विद्यालय और समाज इन तीनों में सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम हो जाता है तो बच्चा बहुत टैलेंटेड होता है और बहुत आगे जाता है। ठीक है। दूसरी बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में जनसंपर्क स्थापित करने की प्रवृत्ति। अगर शिक्षा के क्षेत्र में जनसंपर्क स्थापित कर लिया जाए तो ये भी एक प्रकार से सर्वोत्तम तरीका होता है। तो ये शैक्षिक प्रशासन के द्वारा किया जाता है, ये उसकी एक विशेषता है। तीसरी विशेषता ये है कि शिक्षा प्रशासन में लोकतंत्रीय सिद्धांतों को अपनाने की प्रवृत्ति, ये भी बड़ी ज़बरदस्त विशेषता है। इसके अलावा चौथी विशेषता ये है कि पाठ्यक्रम का पुनर्गठन एवं पुनर्निर्माण करने की प्रवृत्ति। जरूरी नहीं कि भाई पाठ्यक्रम या सिलेबस जो 10 साल पहले था वही सिलेबस आज भी पढ़ाया जाए। सिलेबस जो है स्थिति के हिसाब से, सामाजिक खास करके परिस्थिति के हिसाब से बदलना चाहिए। जो है खास सिलेबस हर 5 साल पे बदलना चाहिए, ये एक प्रकार से इम्पोर्टेंट होता है। और सिलेबस आप सभी का बदल भी गया। आप देखते हैं आज जो सिलेबस है मैं 3rd ईयर में पढ़ा रहा हूँ, ये 3rd ईयर में आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये आपको देखिए अब कहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो सिलेबस कहीं ना कहीं पे वो थोड़ा चेंज होना चाहिए। सिलेबस, नई शिक्षा नीति आ गई, देखते हैं सारा कुछ बदल गया। व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रवृत्ति, ये भी एक प्रकार से विशेषता है शैक्षिक प्रशासन की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के विभागों के नाम बताइए। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन 26 सितंबर, यानी कि इसका जो स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1985 को की गई थी। और इस मंत्रालय के निम्नलिखित 5 विभाग हैं। कौन कौन से भाई? इसमें शिक्षा विभाग शामिल होता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग, संस्कृति विभाग, कला विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड केयर, ये सब सम्मिलित होते हैं किसमें? मानव संसाधन विकास मंत्रालय में। अब तो शिक्षा मंत्रालय और मानव विकास संसाधन मंत्रालय एक ही हो चुका है। शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक निर्णायक अंग है और इसको राज्य मंत्री की अध्यक्षता में रखा गया है, जो मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, डाइट पर टिप्पणी कीजिए। तो 8वीं योजना के अंत तक 450 जिला प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अब तक 363 जिला प्रशिक्षण संस्थान संचालित हो गए हैं और इन संस्थानों को उत्तम कोटि की पूर्व सेवा तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। ये संस्थान प्राथमिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा प्रणालियों को संसाधन सहायता प्रदान करते हैं। साथ ही ये संस्थान प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों तथा प्रौढ़ शिक्षा व गैर औपचारिक शिक्षा के कार्मिकों को प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान कर रहे हैं। और इन संस्थानों ने खास करके 1993 से 1997 के दौरान प्राथमिक स्कूलों के 4.5 यानी 4.5 लाख शिक्षकों को विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम प्रदान करने का लक्ष्य रखा था, जिसमें लगभग खास करके शिक्षक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की सामग्री का प्रयोग करके प्रशिक्षित हो सके। यानी कि ये शिक्षकों को ट्रेनिंग देने का एक प्रकार से उनको प्रशिक्षण देने का एक काम है। एक संस्था होती है जो कि टीचर को पढ़ाने का काम करती है, डाइट। ठीक है, उनको शिक्षित करती है, प्रशिक्षित करती है।
अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे सभी लोग फटाफट से। अगला प्रश्न आ चुका है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला प्रश्न आपका, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद का गठन कब हुआ था? तो यह मंडल शिक्षा मंत्रालय की समस्त क्रियाओं की धुरी है, जिसके चारों ओर उसके कार्यक्रम फैले हुए हैं, और इस मंडल का संगठन निम्न प्रकार से किया गया है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद का सबसे पहली बात, केंद्रीय शिक्षा मंत्री अध्यक्ष होते हैं इसके, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद के। भारत सरकार का शिक्षा परामर्शदाता भी इसका सदस्य होता है। भारत सरकार द्वारा मनोनीत 14 सदस्य, जिसमें 4 स्त्रियां भी शामिल होती हैं केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद में। इसके अलावा संसद के 5 सदस्य, जिनमें से 2 राज्यसभा के सदस्य होते हैं केंद्रीय शिक्षा सलाहकार के परिषद में। इसके अलावा 3 लोकसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं। इसके अलावा अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद के 2 सदस्य, जिनको परिषद स्वयं मनोनीत करती है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद के सदस्य होते हैं। इसके अलावा भारत सरकार के विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों में से अंतर विश्वविद्यालय मंडल द्वारा चयनित 2 सदस्य शामिल होते हैं इसमें। इसके अलावा प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधि प्रत्येक राज्य का एक प्रतिनिधि जो शिक्षा मंत्री होता है, हर राज्य के शिक्षा मंत्री खास करके सदस्य होते हैं इसके। इसके अलावा मंडल के सचिव, जिनकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार करती है, वह भी सदस्य होते हैं किसके भाई? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद के, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। तो ये खास करके केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद के बारे में कुछ बातें होगी जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, जिनके बारे में मैंने चर्चा किया। आपको आसानी हुई होगी खास करके अपने पेपर को जानने में। और इसका मॉडल पेपर आपका 2022 वाला भी पड़ा हुआ है, उसको भी आप देख लीजिएगा। और बाकी 2023 का एक मॉडल पेपर मैं और दे दूंगा, और बस मॉडल पेपर और महासंग्राम वीडियो आप देख लेंगे, आसानी से आपकी परीक्षा एक प्रकार से अच्छे तरीके से हो जाएगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो के माध्यम से आपने क्या समझा? एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, शैक्षिक प्रशासन के बारे में जाना, जो कि तृतीय प्रश्न पत्र है शिक्षा शास्त्र का बी द्वितीय वर्ष में, ठीक है, तीसरा पेपर का फर्स्ट वाला पोर्शन, ठीक है। ये हो गया। तो जिनमें शामिल है शैक्षिक प्रशासन, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। लगभग अधिकतर विश्वविद्यालय में शैक्षिक प्रशासन ही शामिल है, ठीक है। तो आप इसको जरूर पढ़ेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।